द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस की भूमिका और उसकी पहचान पर बात कर रहे हैं। और हमारे सामने सवाल ये है कि क्या आईएएस आज भी देश का वो स्टील फ्रेम है जिसकी कल्पना सरदार पटेल ने की थी, मतलब राष्ट्र निर्माण का एक मजबूत स्तंभ, या फिर वक्त के साथ ये फ्रेम एक तरह का सुनहरा पिंजरा बन गया है जिसमें शक्ति, सामाजिक रुतबा और एक सुरक्षित करियर का आकर्षण जनसेवा के असली मकसद पर भारी पड़ गया है। ये पूरी चर्चा हमें दिए गए स्रोतों पर आधारित है और मेरा मानना है कि आईएएस का जो मूल डीएनए है वो आज भी जनसेवा का ही है। शक्ति और सुविधाएं तो इस मुश्किल जिम्मेदारी को निभाने के लिए मतलब दिए गए साधन मात्र हैं। और मेरा नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। मेरा मानना है कि आदर्श अपनी जगह हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव, सिस्टम की अपनी जो खामियां हैं और समाज की बदलती उम्मीदों ने इस सेवा के मूल चरित्र को काफी हद तक बदल दिया है। देखिए, आईएएस की बुनियाद और इसकी आज की हकीकत दोनों ही मेरे हिसाब से जनसेवा के विचार पर ही टिकी हैं। जब सरदार पटेल ने 1947 में पहले बैच से बात की थी तो उन्होंने सेवा की सच्ची भावना पर जोर दिया था। आज भी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी यानी LBS-NEA का आदर्श वाक्य है, शीलम परम भूषणम, यानी चरित्र ही सबसे बड़ा आभूषण है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। जब चंद्रज्योति सिंह जैसी युवा अधिकारी बताती हैं कि आपदा प्रबंधन के दौरान मिली शक्ति उन्हें विनम्र बनाती है, तो ये इस बात का सबूत है कि जिम्मेदारी का एहसास आज भी जिंदा है। और ये शक्ति सिर्फ दिखावे की नहीं है। मध्य प्रदेश के देवास जिले को देखिए। आईएएस अधिकारी उमाकांत उमराव ने वहां किसानों के साथ मिलकर 16,000 से ज्यादा तालाब बनवा दिए। एक सूखाग्रस्त इलाका आज पानी से लबालब है। ये दिखाता है कि जब एक अधिकारी अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करे तो समाज की तस्वीर बदल सकती है। मैं इन आदर्शों और उमाकांत उमराव जैसे अधिकारियों की हिम्मत का सम्मान करता हूं, बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो व्यवस्था के नियम हैं या अपवाद? आज हजारों युवा जिस सपने के पीछे भाग रहे हैं, क्या वो देवास में तालाब खोदने का है या दिल्ली में एक बड़े बंगले में रहने का? कोचिंग सेंटर के विज्ञापन देखिए, वो सेवा की बात नहीं करते, वो शक्ति, रुतबे और सुविधाओं की बात करते हैं। फिर जमीनी हकीकत पर आइए, काम करने की आजादी कितनी है? एक रिपोर्ट बताती है कि राजनीतिक हस्तक्षेप इतना ज्यादा है कि अधिकारियों की निष्पक्षता ही दांव पर लग जाती है। दूसरा, प्रशासनिक सुधार आयोग तो साफ साफ कहता है कि सिविल सेवा का राजनीतिकरण ही ईमानदारी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और व्यवस्था के अंदर की चुनौतियां भी कम नहीं हैं। हम महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की बात करते हैं, लेकिन आज भी केवल 21% आईएएस अधिकारी महिलाएं हैं और उन्हें भी अक्सर वित्त या शहरी विकास जैसे अहम समझे जाने वाले मंत्रालय नहीं, बल्कि कल्याण या संस्कृति जैसे सॉफ्ट विभाग दिए जाते हैं। आज तक भारत में कोई महिला कैबिनेट सचिव नहीं हुई, जो देश के सबसे बड़े सिविल सेवक का पद है। ये गहरा पूर्वाग्रह नहीं तो और क्या है? आपने राजनीतिक हस्तक्षेप की बात की और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, मैं मानती हूँ। लेकिन यही तो एक अधिकारी के चरित्र की असली परीक्षा होती है। जब कोविड की दूसरी लहर आई तो इन्हीं अधिकारियों ने सीमित संसाधनों में ऑक्सीजन और अस्पताल बेड का इंतजाम किया, अपनी जान की परवाह किए बिना। ये व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं था, ये विशुद्ध जनसेवा थी। ये उस शक्ति का इस्तेमाल था जो उन्हें लोगों की जान बचाने के लिए दी गई थी। और जो आपने उमाकांत उमराव को अपवाद कहा, मैं उससे सहमत नहीं हूं। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि उमाकांत उमराव जैसे अधिकारी सिस्टम के बावजूद सफल होते हैं, सिस्टम की वजह से नहीं? देवास मॉडल इस बात का सबूत है कि एक अकेला अधिकारी अगर ठान ले तो क्या कर सकता है। लेकिन ये इस बात का भी तो सबूत है कि हमारा सिस्टम ऐसे बदलावों के लिए बना ही नहीं है। उसे चलाने के लिए ऐसे हीरो की जरूरत पड़ती है। मैं इसे अलग तरह से देखती हूं। उमराव ने सिस्टम के भीतर रहकर ही रास्ता निकाला। उन्होंने किसानों को केवल कर्तव्य का पाठ नहीं पढ़ाया, बल्कि जल बचाओ लाभ कमाओ का एक ऐसा बिजनेस मॉडल दिया जिससे किसानों को सीधा आर्थिक फायदा दिखा। उन्होंने बैंकों को तालाबों के लिए लोन देने पर राजी किया, जो पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। ये इनोवेशन है। उन्होंने शक्ति का इस्तेमाल लोगों को प्रेरित करने और सिस्टम को उनके फायदे के लिए मोड़ने में किया। बिल्कुल, लेकिन हर अधिकारी ऐसा नहीं कर पाता और इसकी सबसे बड़ी वजह है तबादलों की तलवार।
एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों का औसत कार्यकाल 16 महीने से भी कम होता है। अब आप ही बताइए, 16 महीनों में कोई अधिकारी देवास जैसा प्रोजेक्ट कैसे खड़ा कर सकता है? ये लगातार तबादले असल में राजनीतिक दबाव बनाने का सबसे बड़ा हथियार है। इससे होता क्या है कि अधिकारियों में एक चुप्पी की संस्कृति बन जाती है, जहां वो गलत देखकर भी शिकायत करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नतीजा अगले ही दिन एक अनजान जगह पर ट्रांसफर ऑर्डर हो सकता है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च मतलब CPR के एक सर्वे में IAS अधिकारियों ने खुद माना है कि उनके आदर्शों और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा तनाव है। आखिर लोग इस तनाव भरी नौकरी में आते क्यों हैं? मेरा मानना है कि प्रेरणा का मूल स्रोत आज भी देश के लिए कुछ करने की इच्छा ही है। LBSNA में सिर्फ प्रशासनिक कौशल नहीं सिखाया जाता, वहां सहानुभूति, सत्यनिष्ठा और संवैधानिक मूल्यों के प्रति समर्पण पैदा करने की कोशिश की जाती है। CPR की उसी सर्वे में महामारी के दौरान भी अधिकारियों ने सार्वजनिक सेवा के प्रति बहुत ऊंचे स्तर की प्रेरणा और प्रतिबद्धता दिखाई। तो ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक मिशन है। माफ कीजिए, लेकिन ये दलील मुझे थोड़ी आदर्शवादी लगती है। अगर प्रेरणा सिर्फ सेवा है तो बायजूस जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म IAS बनने के 10 बड़े कारण में अच्छी सैलरी, नौकरी की सुरक्षा, समाज में रुतबा और प्रधानमंत्री से मिलने के मौके क्यों गिनाते हैं? क्या आप ये कहना चाहती हैं कि अरबों रुपए का कोचिंग उद्योग जो लाखों युवाओं की मानसिकता को आकार दे रहा है, वो इस नौकरी के असली मकसद को समझ ही नहीं पाया? सच तो ये है कि उन्होंने नब्ज पकड़ ली है। कई युवाओं के लिए प्रेरणा सेवा नहीं बल्कि व्यक्तिगत तरक्की और सामाजिक प्रतिष्ठा है। लेकिन क्या आप इस बात को नजरअंदाज कर सकते हैं कि ये सब बाहरी चीजें हैं? असली संतुष्टि कहाँ से मिलती है? एक बड़े बंगले से या किसी गांव में बदलाव लाकर? जैसा एक युवा अधिकारी ने कहा था, असली शक्ति लोगों की समस्याओं को सुलझाने में है। कोचिंग उद्योग तो एक सपना बेचता है, लेकिन जो अधिकारी उस सपने को हकीकत में जीते हैं, उन्हें पता चलता है कि असली सुकून कहाँ है। ये बाहरी आकर्षण शायद एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन इस मुश्किल नौकरी में टिके रहने की वजह सेवा की भावना ही बनती है। चलिए एक पल के लिए मान भी लें कि उनकी प्रेरणा सेवा है, लेकिन क्या व्यवस्था उस प्रेरणा को जिंदा रहने देती है? उसी CPR सर्वे में एक और बहुत चौंकाने वाली बात सामने आई है। अधिकारियों में निजी क्षेत्र के प्रति एक आश्चर्यजनक अविश्वास है। आज के समय में जब राष्ट्र निर्माण के लिए सरकार और निजी क्षेत्र का मिलकर काम करना इतना जरूरी है, तब यह मानसिकता एक बहुत बड़ी बाधा है। मतलब ये एक ऐसी सोच की ओर इशारा करता है जो शायद नए विचारों और सहयोग के लिए उतनी खुली ना हो। लेकिन क्या इस अविश्वास को हम दूसरी तरह से नहीं देख सकते? क्या ये निजी क्षेत्र के प्रति अविश्वास है या फिर मुनाफे के लालच के प्रति एक जरूरी संदेह? एक अधिकारी का काम जनता के हितों की रक्षा करना है, किसी कंपनी के मुनाफे की नहीं। तो शायद ये अविश्वास एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म है जो बड़े घोटालों और क्रोनी कैपिटलिज्म से देश को बचाता है। ये कोई खामी नहीं बल्कि स्टील फ्रेम की मजबूती का संकेत हो सकता है। ये एक दिलचस्प तर्क है, लेकिन ये उस मूल समस्या का जवाब नहीं देता कि व्यवस्था सुधार के प्रति कितनी खुली है। और यहीं पर मैं लैंगिक पूर्वाग्रह वाले मुद्दे पर वापस आना चाहूंगा। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है कि महिलाएं कम हैं, ये मानसिकता की बात है। जब एक महिला अधिकारी को बार बार ये महसूस कराया जाता है कि कुछ अहम विभाग उसके लिए नहीं है, तो ये उसकी योग्यता पर नहीं बल्कि व्यवस्था के पूर्वाग्रह पर सवाल उठाता है। आप एक ऐसी व्यवस्था को पूरी तरह से योग्यता पर आधारित कैसे कह सकते हैं जो अपनी 50% आबादी की प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल करने में हिचकती हो? ये दिखाता है कि प्रेरणा कितनी भी नेक क्यों ना हो, व्यवस्था उसे अपने पुराने साँचे में ढालने की पूरी कोशिश करती है। मैं मानती हूँ कि ऐतिहासिक रूप से इसमें असंतुलन रहा है और इसे ठीक करने की जरूरत है। लेकिन क्या हम हो रहे बदलाव को नजरअंदाज कर सकते हैं? आज सिविल सेवा परीक्षा में महिलाएं टॉप कर रही हैं। जिला स्तर पर कई महिला अधिकारी बेहतरीन काम कर रही हैं। व्यवस्था धीमी हो सकती है, लेकिन वो बदल रही है। इसे एक स्थायी खामी के तौर पर देखना ठीक नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी चुनौती के रूप में देखना चाहिए जिससे ये सेवा जूझ रही है और धीरे धीरे उभर भी रही है। और वैसे भी कल्याण और संस्कृति जैसे विभाग सॉफ्ट नहीं बल्कि राष्ट्र की सामाजिक बुनियाद के लिए उतने ही जरूरी है जितना कि वित्त। पर बदलाव की गति बहुत धीमी है, बहुत धीमी। जब तक व्यवस्था खुद को अंदर से नहीं बदलती, तब तक केवल अच्छे इरादों से काम नहीं चलेगा।
बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है, क्या आईएएस आज के भारत की जरूरतों के हिसाब से खुद को बदलने के लिए तैयार है, या ये अपनी पुरानी पहचान और तरीकों से चिपका हुआ है? संक्षेप में कहूं तो भारतीय प्रशासनिक सेवा की नींव आज भी जन सेवा और राष्ट्र निर्माण के मजबूत आदर्शों पर खड़ी है। राजनीतिक दबाव और व्यवस्था की चुनौतियां वो हकीकत है, लेकिन यही वो कसौटी है जिस पर एक अधिकारी का नेतृत्व परखा जाता है। देवास जैसे मॉडल और कोविड के दौरान अधिकारियों का समर्पण ये साबित करता है कि सकारात्मक बदलाव की इमेंस पॉसिबिलिटी आज भी है। शक्ति का सही इस्तेमाल ही आईएएस की असली पहचान है, और ये पहचान आज भी जिंदा है। और अगर मैं अपनी बात रखूं तो हमें यह मानना होगा कि आईएएस से जुड़ी चकाचौंध और शक्ति ने सेवा के आदर्श को काफी हद तक धुंधला कर दिया है। राजनीतिक हस्तक्षेप, तबादलों का डर और व्यवस्था के अंदर मौजूद पूर्वाग्रह जैसी कठोर सच्चाइयां अधिकारियों की असरदारिता को कम करती हैं। ये सोचना कि सिर्फ अच्छे आदर्शों के सहारे ये ढांचा चलता रहेगा, जमीनी हकीकत से मुंह मोड़ने जैसा है। प्रेरणाएं बदल रही हैं और व्यवस्था अक्सर उन आदर्शवादी अधिकारियों को भी अपने दबाव में ले लेती है जो सच में बदलाव लाना चाहते हैं। तो ये तो साफ है कि आईएएस एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां आदर्श और यथार्थ के बीच एक लगातार कश्मकश चलती है। एक तरफ सरदार पटेल की वो महान विरासत है जो आज भी एलबीएसएनए में सिखाई जाती है, तो दूसरी तरफ आज की वो कठोर वास्तविकताएं हैं जहां एक अधिकारी को हर दिन राजनीतिक दबाव और व्यवस्था की सीमाओं से लड़ना पड़ता है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिस्टम ऐसे हीरो पैदा करने के लिए बना है जो इन चुनौतियों से लड़ सके, या इन चुनौतियों की वजह से ही हमें ऐसे हीरोज की जरूरत पड़ती है? इस पर सोचना जरूरी है। इस विषय की गहराई को समझने के लिए इन स्रोतों में और भी बहुत कुछ है।